दोस्तों, आज हम फिर एक वास्तविक घटना से प्रेरित होकर एक कहानी लाए हैं। विदेश की जेल और माँ की पुकार। नीमा जोसेफ हमेशा से दूसरों की सेवा करना चाहती थी। केरल के छोटे से गांव में पैदा हुई नीमा के लिए नर्स बनना सिर्फ नौकरी नहीं था, बल्कि एक सपना था। वो सपना जिसमें हर बीमार शरीर की सेवा करके उसे मुस्कान दी जाए। बचपन में उसने अपनी माँ को टीबी से जूझते देखा था और वहीं से मन में ठान लिया था कि मैं लोगों का इलाज करूंगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नीमा एक स्थानीय हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी, लेकिन सैलरी कम थी और घर की जिम्मेदारियां बढ़ी। उसकी माँ की तबीयत फिर बिगड़ रही थी और 5 साल की बेटी माया की स्कूल फीस भी मुश्किल से भर पा रही थी। एक दिन अस्पताल की कैंटीन में बैठी नीमा को एक सहकर्मी ने बताया कि मिडिल ईस्ट के देश यमन में भारतीय नर्सों की भारी डिमांड है। अच्छी तनख्वाह, रहने की सुविधा और यहाँ तक कि ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है। नीमा ने उसी वक्त मन बना लिया। परिवार से सलाह मशवरा करके एक एजेंट से संपर्क किया। कागजात, पासपोर्ट, मेडिकल चेकअप सब कुछ तेजी से हुआ। 2 महीने बाद वो यमन की फ्लाइट में थी, आंखों में अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन के सपने लिए हुए। यमन की जमीन पर पाँव रखते ही उसने खुद से वादा किया था, यहाँ रहकर पैसे कमाऊंगी, घर भेजूंगी, माँ का इलाज कराऊंगी और माया को एक अच्छा भविष्य दूंगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। एक प्राइवेट क्लिनिक में नौकरी लगी, जहाँ काम का बोझ तो था, लेकिन सहकर्मी मददगार थे। नीमा ने जल्द ही अपने प्रोफेशनल व्यवहार और सेवा भावना से क्लिनिक के मालिकों का दिल जीत लिया। यही उसकी मुलाकात हुई ताहिर अली से, एक यमनी नागरिक जो उसकी क्लिनिक में अक्सर आता था और बिजनेस में रुचि रखता था। कुछ महीनों में ताहिर ने नीमा को एक प्रस्ताव दिया, क्यों न हम दोनों मिलकर एक नर्सिंग क्लिनिक खोले। तुम भारतीयों के बीच मशहूर हो, मैं लाइसेंस और इन्वेस्टमेंट देख लूंगा। नीमा झिझकी, लेकिन ताहिर की बातों और व्यवहारों ने उससे भरोसा दिलाया। एक नया सपना बनने लगा, अपना क्लिनिक, अपनी पहचान। क्लिनिक शुरू हुआ, ताहिर के नाम पर रजिस्टर हुआ, क्योंकि विदेशी नागरिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जटिल थी। नीमा ने विश्वास किया, लेकिन यहीं से सब कुछ उलझने लगा। कुछ ही महीनों में ताहिर बदलने लगा। उसने नीमा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया, यह कहकर कि सिर्फ कागजी काम के लिए है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीमा ने विरोध किया, लेकिन ताहिर ने कहा, कानून यही ऐसे चलते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर धीरे धीरे ताहिर के व्यवहार में अधिकार आने लगा। वो नीमा के फोन चेक करता, मरीजों के साथ उसका व्यवहार नियंत्रित करने लगा, यहाँ तक कि बिना इजाजत कहीं बाहर भी जाने पर रोक लगाता। नीमा अब नर्स कम ताहिर की बंधक ज्यादा महसूस करने लगी थी। हर रात वो सोचती, क्या मैंने गलत फैसला किया? क्या ये देश सच में मेरे सपनों की जमीन है? एक दिन उसने ताहिर से पासपोर्ट वापस मांगा। जवाब में ताहिर ने गुस्से में कहा, तुम्हारा यहाँ रहना मेरी मर्जी है, भागने की सोचना भी मत। उस रात नीमा ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रही थी, वो एक बंदी बन चुकी थी। ताहिर के बदलते व्यवहार ने नीमा के अंदर डर और गुस्से का अजीब सा मेल पैदा कर दिया। अब वह न केवल मानसिक रूप से परेशान थी, बल्कि एक अजीब अनिश्चितता में फंसी थी। न उसे यमन में रहने की आजादी थी, न ही वापस लौटने का कोई रास्ता देख रहा था। हर बार जब वो पासपोर्ट मांगती, ताहिर उसे धमकाता और कभी कभी मारपीट भी करता। इस सब के बीच वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक नर्स जो दूसरों की जान बचाती थी, अब खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। उसने यमन में मौजूद भारतीय एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से जवाब मिला, बिना पासपोर्ट के हम कानूनी मदद नहीं दे सकते। नीमा ने महसूस किया, अगर खुद को और अपनी बेटी को बचाना है तो अब खुद ही उसे कुछ करना होगा। उसी रात उसने एक योजना बनाई, एक साहसी लेकिन खतरनाक योजना। ताहिर को बेहोश कर वह अपना पासपोर्ट चुरा लेगी और सीधे एम्बेसी भाग जाएगी। उसे पता था कि ताहिर को नींद की गोली से एलर्जी है, इसलिए उसने एक हल्का सेडेटिव चुना, ऐसा जो केवल नींद लाए, जान न ले। दवा मिलाकर दे दी। उसने एक आखिरी बार फोन पर अपनी माँ से बात की, बस यही कहा, माया को कहना कि मम्मी आ रही है, और फिर ताहिर के सोने का इंतजार करने लगी। पर किस्मत ने उसकी योजना पर काली स्याही फेर दी। ताहिर की सांसें अचानक तेज चलने लगी, चेहरा नीला पड़ने लगा। नीमा घबरा गई। वो तुरंत मेडिकल किट की तरफ भागी, सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। ताहिर की मौत हो चुकी थी। वो क्षण नीमा के लिए स्थिर था, जैसे समय रुक गया हो। एक तरफ
था आजादी का सपना, दूसरी तरफ थी एक लाश, एक अपराध जो उसने जानबूझकर नहीं किया था और अब इससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन क्लिनिक के एक कर्मचारी ने ताहिर के न आने की खबर उसके भाई को दी। पुलिस आई, सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ। अपार्टमेंट के गार्ड ने बताया कि रात को निमा ने भारी बैग नीचे लाने की कोशिश की थी। पुलिस उसके फ्लैट पहुंची और वहीं निमा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में निमा टूट गई। उसने पूरी सच्चाई बताई कि ये हत्या नहीं थी, एक हादसा था। उसने केवल खुद को बचाने के लिए दवा दी थी। लेकिन यमन के कानून भारतीय कानून से बहुत अलग थे। वहाँ शरिया कानून लागू था जिसमें हत्या की सजा मौत होती है और अंतिम निर्णय पीड़ित के परिवार के हाथ में होता है। ताहिर के परिवार ने साफ कह दिया, वो सिर्फ हमारे भाई की, हमारे खानदान की बेइज्जती है। हम उसे माफ नहीं करेंगे। हमें किसास चाहिए, मौत के बदले मौत। निमा की आंखों में आंसू थे पर वह चीख भी नहीं पाई। उसने कोर्ट में कहा, मैंने जान नहीं ली, मैंने बचने की कोशिश की थी। लेकिन वहाँ इंसाफ का तरीका अलग था। साल 2022 में उसे अदालत ने मौत की सजा सुना दी, फांसी। जेल में बंद निमा को सबसे ज्यादा जो डर लगता था वह यह नहीं था कि वो मरेगी, डर यह था कि उसकी बेटी माया बिना माँ के कैसे रह पाएगी। हर रात वह जेल की सलाखों से चांद को देखती और माया का चेहरा याद करती, कैसे वो बालों में चोटी बांधती थी, कैसे स्कूल जाते वक्त उसके पास गाल पर चुम्मी देती थी। समय बीतता गया, भारत में इस केस की चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया, टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। कुछ लोगों ने कहा उसे बचाना चाहिए क्योंकि वो पीड़िता थी, तो कुछ ने कहा कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। इसी बीच केरल से कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और धार्मिक नेता सामने आए। उन्होंने यमन में मौजूद धार्मिक स्कॉलर्स से संपर्क किया ताकि ताहिर के परिवार को माफी के लिए मनाया जा सके। शरिया कानून के तहत अगर पीड़ित परिवार खून बहा, ब्लड मनी स्वीकार कर ले तो फांसी रोकी जा सकती है। 16 जुलाई की सुबह जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, निमा की धड़कनों की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। उसकी फांसी की तारीख तय हो चुकी थी। ठीक सुबह 5 बजे जेल के अधिकारी हर प्रक्रिया की तैयारी कर रहे थे। यमन की राजधानी की इस जेल में कोई भारतीय महिला पहली बार फांसी चढ़ने जा रही थी, पर निमा को अब डर से ज्यादा चिंता अपनी बेटी की थी, जो केरल में हर सुबह माँ की आवाज के बिना उठती और माँ की तस्वीर सीने से लगाकर सोती थी। भारत में इस मामले ने तूल पकड़ लिया। देश भर में लोगों दो खेमों में बढ़ गए, एक जो निमा को निर्दोष मानते थे और दूसरा जो कानून के पालन पर जोर देते थे। लेकिन इस सब के बीच एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण मोर्चा खुला, उम्मीद का। केरल से एक मशहूर सूफी विद्वान मौलाना जहरुद्दीन अपने शिष्य के जरिए ताहिर के परिवार तक पहुंचे। वहाँ उन्होंने ताहिर की माँ से मुलाकात की, एक बूढ़ी औरत जो हर दिन बेटे की तस्वीर के सामने दुआ करती थी पर जिसने अब तक कोई बयान नहीं दिया था। मौलाना ने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, माँ बदले से किसी की जान नहीं लौटती, लेकिन आप अगर किसी को जीवन दे दे तो उसकी रूह को सुकून मिलेगा। माँ ने कहा, मैंने जिंदगी देखी है, मौत भी देखी है, लेकिन मैंने आज एक माँ की चीख सुनी है, माफ कर दो। हसन, हम अल्लाह से बदला नहीं मांगते। अब अंतिम निर्णय हसन का था, जो ताहिर का बड़ा भाई था। सूफी विद्वान की अपील पर फांसी फिलहाल स्थगित की गई है, जब तक पीड़ित परिवार की अंतिम स्थिति स्पष्ट न हो जाए। यह खबर जैसे ही जेल पहुंची, निमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब भी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी जान अभी बच गई है। निमा अभी भी यमन की जेल में बंद है। भारत से लगातार प्रयास जारी है। तो दोस्तों, आपको आगे क्या लगता है, इस केस में आगे क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।